अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन और नाज़रीन, समीरा निसार ई-बैठक के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है एक नए टॉपिक और एक नए गेस्ट के साथ। मैं अपने व्यूअर्स को जो आज हमें नए कुछ व्यूअर्स हमें ज्वाइन करेंगे उनको बताती चलूँ कि हमारे अगर वो गुज़िश्ता प्रोग्राम्स देखना चाहते हैं जो कि इसी थीम पे हैं, जो मोटिवेशन से आपको एंटरप्रेन्योरशिप से यूथ से रिलेटेड जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं या कोविड-19 के हवाले से जो सिचुएशन है इसमें जो मोटिवेशन का एक एलिमेंट कायम रखने की जो हमारी कोशिश है, इससे रिलेटेड हमारे प्रोग्राम्स आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। इसके अलावा ये हमारे पेज पे भी मौजूद हैं जिसके लिंक हम वक्तन फ़वक्तन अपने प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मोस्ट वेलकम जी आया नू बखैर आगले हम अपने बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहम्मद वकास यूसुफ़ी को एक वार्म वेलकम करते हैं अपनी बैठक में। और आज ये मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हमारे साथ जो है अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे नीड ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन मेड इन पाकिस्तान के हवाले से। बहुत ही यूनिक, बहुत ही डिफरेंट किस्म का जो है ये टॉपिक है, बिल्कुल हमारे आज के गेस्ट की तरह, जिस तरह वो अपने शोबे में महारत रखते हैं और एक लेजेंड की हैसियत से हमें नज़र आते हैं। फाउंडर और मैं एमडी हैं हारिस के, और ये एब्रीवेशन है उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन या अपना जो उनका सेटअप है उसके बारे में। इसका हम उनसे तफसील से इस बारे में कि वो क्या काम करते हैं उसमें जानेंगे। ऑनर और एमडी हैं एट अल बराक बिल्डिंग मशीनरी एंड रेंटल एलएलसी दैट शारजाह, मैनेजिंग डायरेक्टर एट टेक ईस्ट प्राइवेट लिमिटेड। सो ये एमडी हैं टेक ईस्ट प्राइवेट लिमिटेड में, और अलबुराक बिल्डिंग मशीनरी एंड रेंटल एलएलसी शारजा में ये एमडी हैं और ऑनर हैं, और साथ में फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हारिस के। सर वेलकम टू आवर ई बैठक। हमें बहुत खुशी है कि आपने हमें आज ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया कान जी। सर ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, नीड ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। पहले तो आप हमें थोड़ा सा समझाइए, हमारे कुछ स्टूडेंट्स भी हमें ज्वाइन करेंगे या बाद में हमारे व्यूअर्स जिसको सुनेंगे तो उनके लिए हो सकता है ये एक नई टर्म हो, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। इसकी जनरल एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर आप देखें इंडस्ट्रीज जब बनना शुरू हुई दुनिया में ना 80s के बाद 1900 में, जिस तरह ये स्टार्ट हुआ इंडस्ट्रीज दुनिया भर में लगनी शुरू हुई, उनमें एक स्टेज था, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। अब उसमें आहिस्ता आहिस्ता जिद्दत आई, कंप्यूटर जैसे ईजाद हुआ, फिर और जिद्दत आती है कि उसको इंडस्ट्री 1.0 का नाम दिया गया, फिर 2.0 आया, फिर 3.0 और अब आजकल 4.0 चल रहा है। तो बेसिकली ऑटोमेशन ही है जो आगे से आगे जाती जा रही है। ऑटोमेशन से मुराद एक सिंपल सी मशीन हो, जैसे उसको आप कमांड एंड कंट्रोल करते हैं। जो नीड ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की बात हो रही है, हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनमें बहुत सारे सिस्टम अभी भी समझे कि 80s की टेक्नोलॉजी यूज कर 1980s की टेक्नोलॉजी वो लोग यूज कर रहे हैं अभी भी प्रोडक्शन के लिए, जबकि दुनिया इससे बहुत आगे जा चुकी हुई है। तो अब डेफिनेटली अभी उनको जो इंडस्ट्रीज हैं पाकिस्तान में, डेफिनेटली अगर वो उस लेवल पर जाना चाहेंगे, जो जाना चाहते भी होंगे, मगर डेफिनेटली मसला ये है कि जो बाहर से वो मजीद नई टेक्नोलॉजी लेंगे तो वो बहुत कॉस्ट भी करेगी। मतलब ये बिल्कुल कॉमन सेंस है। तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन पाकिस्तान में इसलिए ज़रूरी है कि अगर यही मेड इन पाकिस्तान हो, यहाँ का हो, तो उनको ज़्यादा ईज रहेगा और सर्विसेज उनके डोर स्टेप पे रहेंगी। जैसा कि एक इंडस्ट्री में एक मशीनरी है, मैं बाहर से परचेज तो कर लेता हूँ, मगर उसमें कुछ छोटा सा फ्लॉ या फॉल्ट आता है या कुछ भी होता है ड्यूरिंग ऑपरेशन, या जब भी को साल 2 साल बाद जब भी, तो फिर उनके इंजीनियर फ्लाई इन करके यहाँ पे आते हैं। तो उनकी सर्विसेज भी महंगी होती हैं, ऑलरेडी उनके स्पेयर पार्ट्स भी महंगे होते हैं, फिर मैं उनको भी अफोर्ड करता हूँ, जो $1000 में कॉस्ट करते हैं। जो इंडस्ट्रीज इस फेज से पाकिस्तान की गुजर रही हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से पता है इस मसले का, जब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि वो अच्छे खासा वो करते हैं। जब आइडिया करोड़ों के ऊपर भी मेरा जब हुआ था एक इंडस्ट्री को, जी सॉरी टू इंटरप्ट सर, अगर हम किसी एक स्पेसिफिक जो इंडस्ट्री है उसको एज अ केस स्टडी लेके चलेंगे तो हमें थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन करना भी, और जब आप एलेबोरेट करेंगे तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल सर, जिस तरह ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, तो किसी एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री का अगर हम जिक्र करना चाहें। देखिए, एग्जाम्पल इंडस्ट्री में असल में ना स्टेजेस होते हैं, रॉ मटेरियल से लेके, अभी कोई भी रॉ मटेरियल एग्जांपल है एक्स, कोई भी रॉ मटेरियल है, उसका प्रोसेस किया जाता है, किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, फिर आगे उसकी पैकेजिंग होती है। लेट्स अगर आपके नहीं बेवरेजेस की इंडस्ट्री में चले जाते हैं, एक स्पेसिफाई कर लेते हैं बेवरेजेस को,
जब बेवरेज को हम स्पेसिफाई करते हैं, बेवरेजेस में यही होता है कि आप एक प्रोडक्शन हो रही है। कैन यू हियर मी? जी जी सर, मैं आपको सुन पा रही हूँ। एक्चुअली मैंने स्क्रीन इसलिए सिंगल कर दी थी ताकि आपको सुन सके हमारे व्यूअर्स। जी जी, मैं सुन रही हूँ आपको। बेवरेजेस बेवरेजेस की बात इंडस्ट्री हो में रही ये है। जी होता सर। है कि बेवरेजेस में ये होता है, डेफिनेटली एक हमने एक स्पेसिफिक एग्जांपल ले लेते हैं, जहाँ वो रॉ मटेरियल होता है, फिर वो जिस प्रोसेस होकर गुजरता है उसमें डिफरेंट तरह के स्टेजेस होते हैं उसके गुजरने के। फिर फिलिंग का स्टेज आता है, फिलिंग के बाद उसकी पैकेजिंग का स्टेज आता है, फिर उसकी डिस्पैच का स्टेज आता है। अभी मैं करंटली एक इंडस्ट्री के साथ हम लॉकडाउन से बिल्कुल पहले हमारी एक इंडस्ट्री है, उनसे हमारा एक चल रहा था। वहां पे उनके पैकेज आते थे जो कि अब उनकी तकरीबन 12 लोग लेबर के उनको हैंडल कर रहे होते थे, और डेफिनेटली वो लोग ओके। भी साथ खड़े होते होंगे, सब कुछ होता होगा, वो उठा के पैकेज में उठा के ट्रक में लोड करते हैं, क्योंकि एक इंडस्ट्री की 1000 ऑफ पीसेस की प्रोडक्शन हो रही होती है। अब उनको ये था हाँ कि यार कोई जी, ऐसी मशीन आ जाए कि हमारे बंदे जो स्ट्रेस्ड हैं, मतलब उस बंदे का, आपको उस बंदे की सोल जॉब पता है क्या है? वो यानी कि वो 8 आवर्स की शिफ्ट में करता क्या है? पीछे से कॉटन आ रहे हैं, उसने अपने हाथों से उठाना है और उसको एक ट्रे में रख देना है। सिर्फ उसकी ये जॉब है। बिल्कुल। अब आप खुद सोचें कि ये इस जॉब के लिए, जारी बात है, ये इतना कोई उसकी अपने लिए इतनी प्रोडक्टिव नहीं है, खुद उसकी जात के, उस इंडस्ट्री के लिए भी। तो वो 12 लोगों की एक टीम को 24 आवर्स में इस तरह से लेके चल रहे हैं। तो वो सोच रहे थे कि यार क्यों ना कोई ऐसा मैकेनिज्म या मशीन हो जो अंडरस्टैंड कर पाए हमारी नीड को और हमारा टास्क परफॉर्म कर दे। डेफिनेटली अब उसमें इवन कोविड भी हो, यानी कि अगर बंदे नहीं भी काम करें, क्योंकि इंडस्ट्री तो बंद हो जाएगी ना, लेकिन बहुत सारे प्रोसेस ऐसे हैं जो अगर हम मशीन पे कन्वर्ट करते हैं तो वो और ईजी हो जाते हैं उनके लिए। इंडस्ट्री की प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है, और बिल्कुल वो सर, बंदों से, बिल्कुल। यानी कि जो एक तो इस वजह से भी कि कोविड की सिचुएशन भी है, ये भी। और वैसे ओवरऑल जैसे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन है कि आप एक एक स्टेप को ऑटोमेट करते जाएं, आप ह्यूमन एरर भी इसमें कम आ जाएगा, मशीन ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएगी, जो इंडस्ट्री जी, फ्लरिश करेगी। इस टेक्नोलॉजी बेसिकली कोई फिजिक एक चीज एग्जैक्टली। नहीं होती है, डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं। जी आप कुछ कह रहे जी। सर यहाँ मैं क्वेश्चन, जी जी, यहाँ मैं सर एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आप इस वक्त जो हैं वो गल्फ में हैं या आप पाकिस्तान में हैं? क्योंकि अब हम बात करना चाहेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, हारिस की बात करना चाहेंगे कि ये क्या है और ये कहाँ सिचुएटेड है, इसका हेड ऑफिस कहाँ है, आप कहाँ से ऑपरेट करते हैं? मैं वैसे हारिस जो है वो लाहौर से ऑपरेट करते हैं, हेड ऑफिस हमारा लाहौर में है, डीएचए में। तो जी यहाँ जी। पे यहाँ से ऑपरेट कर रहे होते हैं। वैसे मैं पाकिस्तान में मोस्टली होता हूँ, गल्फ में जाता हूँ, मेरी यानी कि मेरा रेजिडेंस है वहाँ पे, मेरी जो कंपनी है वहाँ पे, तो रेजिडेंस वीजा है मेरा। मैं तो मतलब ईयर में 2 या 3 दफा वहाँ जाता हूँ, तो वहाँ अपनी कंपनी के मेरे वो पार्टनर्स है जो उनको रन कर रहे हैं डायरेक्टली, तो मैं वहाँ जाके विजिट करता हूँ, अपने सिस्टम को देखता हूँ, तो मेरा आना जाना लगा रहता है वहाँ पे। लेकिन मोस्टली हैरिस जी ऑटोमेशन के लिए मैं यहीं पे ही होता हूँ, मोस्टली लाहौर बेस्ड हूँ। जी। सर ये एब्रीविएशन लग रही है हैरिस, तो इसको प्लीज थोड़ा सा आप एलेबोरेट कीजिए। ये बहुत मजेदार टॉपिक है बेसिकली, क्योंकि जब मैं आइडिया क्रोडो के प्लेटफॉर्म पे गया था तो नबील भाई ने मुझे कहा था कि यार हैरिस के बारे में आपका नाम क्या है, कंपनी का नाम क्या है? मैंने कहा हैरिस। कहता नहीं, आपका नहीं, कंपनी का पूछा है मैंने। तो वो लोग मुझे अक्सर हारिस भाई भी बुला देते हैं, जिनको नहीं पता होता। तो जी मैं बोलता अच्छा जी हैरिस। जी जी असल जी। में जब मैं अपने आइडिया को लेकर चल रहा था कि ऐसी मशीनरी जो लोगों के या इंसानों के काम आ सके, और ऐसे रोबोट्स जो हमारे लिए काम कर सके, एक सिंपल थी, एक आप कह सकते एक फैसिनेशन थी मेरी, एक यार ऐसी कोई थीम हो, ऐसी कोई चीज हो कि हम ह्यूमन की हेल्प कर सके। तो मैं उसको डायरी अपने लिखा करता था इस टॉपिक को, अपनी इस थीम को, कि मैंने बेस बेस पे कंपनी बनानी है, मैंने रोबोट्स पे काम करना है। तो मेरा टॉपिक था ह्यूमन एड रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंट सिस्टम, यानी कि इंटेलिजेंट सिस्टम्स हो और ह्यूमन एड, इंसानों की मदद करने के रोबोट्स हों। तो जब मैंने नाम लिखा इस तरह, जब मैं इसका कंपनी का नाम सोच रहा था, मुख्तलिफ नाम जहन में थे, लेकिन मुझे हैरिस लगा। जब मैंने पहला वर्ड उठाया ना, ह्यूमन एड रोबोटिक्स एंड इंटेलिजेंट सिस्टम्स का, तो वो HARIS हैरिस बन गया। तो वो मुझे अच्छा भी लगा, एक मीनिंगफुल भी लगा, और किसी को एक्सप्लेन करने में और अच्छा लगा कि यार लोग बोलेंगे वाकई एक थीम है, एक एक विजन लेके चल रही है, सिर्फ कोई नाम नहीं है, एक विजन है पूरा। तो जी ये बिल्कुल। सारी हैरिस ये है बेसिकली। जी सर, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। जब मैंने आपसे प्रोफाइल के लिए कहा तो अपने हैरिस का प्रोफाइल भेज दिया। आई जस्ट थॉट के मैंने तो वकास साहब का इंटरव्यू करना है, तो ये हैरिस पे मैंने कहा मे बी मतलब नाम इनका इस तरह से हो। तो देन आई वेंट टू दैट और मुझे पता चला कि वो तो आपकी कंपनी का प्रोफाइल है। बिल्कुल ऐसे ही होता है, ऐसे इसी तरह से कई दफा हो जाता है। दैट्स रियली गुड। अच्छा सर, अब इसमें मैं थोड़ा सा आपसे मजीद इसकी डिटेल में जानना चाहूंगी कि आप जी। किस किस इंडस्ट्री में जो है अपनी सर्विसेज देते हैं, कहाँ-कहाँ पे आप मशीनरी जो है वो प्रोवाइड करते हैं? कोर इंडस्ट्रीज जो तो मेरे क्लाइंट्स हैं वो वेयर हाउसिंग, सप्लाई चेन वगैरह, लॉजिस्टिक्स वगैरह, इसमें बेवरेजेस भी आती हैं, FMCGs हैं,
इसमें जैसे हमारी डिफरेंट इस टाइम सर्विस शूज वगैरह, इसके जिसमें शूज के सेक्टर हैं डिफरेंट, जहाँ पे वेयर हाउस है, लॉजिस्टिक्स है, जहाँ सामान की मूवमेंट होती है, कन्वेयर बेल्ट से लेके डिफरेंट तरह के हमारे वो हैं सॉल्यूशंस। तो यहाँ मेरी मेजर कोर इंडस्ट्रीज है इनमें। जी, जहाँ भी आपको सामान को एक जगह से दूसरी जगह बल्क में जो है ट्रांसफर करना है, वहाँ पे आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बल्क में भी, और डिफरेंट ऑटोमेशन प्रोसेसेस मैंने आपको बताया ना इंडस्ट्री के होते जी, जी, हैं, तो हर क्लाइंट की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, तो उनमें हमारा काम होता है। बिल्कुल। सर, आपका माशाल्लाह जिस तरह आप बता रहे हैं गल्फ में आपका जो है वो बिजनेस सेट है, तो फिर आपका पाकिस्तान की तरफ इतना रुझान क्यों? आप क्यों चाहते हैं कि यहाँ की इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन आए? इसकी वजह क्या है? देखिए, पाकिस्तान डेफिनेटली इजी बात है कि एक तो कॉमन सेंस हमारी कंट्री है, मतलब हमें तो पाकिस्तान ने दिया जो कुछ दिया, मैं तो यही मानता हूँ कि इसी मुल्क ने दिया, अभी तक हमने तो इस मुल्क को कुछ नहीं दिया, तो यही हमें देता रहा। तो मेरा ये आइडिया है कि यार इसी के ही डेवलप होना चाहिए, क्योंकि टैलेंट हमारे पास है, हर चीज़ हमारे पास है, हम क्यों? क्योंकि मेरा एक सिंपल, मैं किसी सेमिनार में जाऊँ या मेरा कोई भी ऐसी चीज़ हो, तो उनको मैं यही कहता हूँ कि जो लोहा है, बेसिकली आयरन है, वो कहीं पैदा तो नहीं होता ना, कोई फिक्स किसी मुल्क का एसेट तो है नहीं, हर मुल्क में मौजूद है, सिर्फ उसी को आपको चीज़ बनानी है। तो हमारे पास लोग भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे, रिसोर्सेज भी हैं, बस काफ़ी जो गैप्स हैं वो आपको भी पता है, एक अलग डिबेट है वैसे गैप्स क्या हैं, लेकिन कर सकते हैं हम लोग, इतना मुझे पता है कि हम एक दिन ये कर लेंगे। जी, तो इसलिए मैं लगा हूं कि चलें आज तो नहीं तो 5 साल बाद। जी सर, आपने ये इनिशिएटिव लिया कब? अगर हम एज पूछते हैं आपकी कंपनी की, तो ये क्या है, मतलब हाउ ओल्ड इज हैरिस इट? ऑटोमेशन जो हैरिस ऑटोमेशन है वो तो 17 में मैंने किया था स्टार्ट, लेकिन वैसे मैं बिजनेस में हूँ 2010 से, मतलब मैंने जब ग्रेजुएशन की थी 2007 के अंदर, मतलब बिल्कुल मैं यंग था, कोई उसमें मतलब अभी मैंने इंजीनियर हुआ ही था, और एक आध साल मैंने कहीं जॉब की थी, तो मुझे ये समझ आ गई थी कि यार जॉब करने में बेसिकली मैं वो अपने ड्रीम्स तक नहीं पहुंच सकता, तो मैंने टफ लाइन चुनी तब से ही। और मुझे शुरू से था इसका ऑटोमेशन का भी, और इंजीनियरिंग वाइज बिजनेस में दूसरी जैसे टेक ईस्ट प्राइवेट लिमिटेड आपने देखा, मैं 2010 से रजिस्टर्ड है, तो मैं 10 ईयर्स से ऑलमोस्ट आप कहें बिजनेस के अंदर हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ अपना। सर, इसमें क्या अप्स एंड डाउन्स आए? कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा कि ये नहीं होने वाला, ये बहुत डिफरेंट सा थीम है, और कभी ऐसे लगा कि हिम्मत बिल्कुल टूटती लगी हो आपको? जी जी, होता है असल में, लेकिन जब टेक ईस्ट में थोड़ा सा चीज़ें होती रही हैं, मुझे लगता रहा है कि चीज़ें हैं, लेकिन बहरहाल वो चलता रहा है। और ये जो आपने बात की ना, बेसिकली ये बड़ा कोर टॉपिक है यार, हिम्मत टूटी, तो ये वाकई टूटती है, हिम्मत जो है वो हो जाती है, लेकिन शाम को टूटती है ना, सुबह जब नया सूरज उगता है तो वो नई उम्मीद लाता है। मैंने किसी से सीखा था, और मैं अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ उस चीज़ को, और चाहे रात को मैं जिस तरह मर्जी सोया हूँ, कोई भी टेंशन हो, लेकिन जब सुबह होती है तो ये होता है कि यार आज कुछ उस प्रॉब्लम पे काम करना है या नया करना है, तो अल्लाह का फजल है कि हम निकल भी जाते हैं, कर भी लेते हैं, वो काम हो भी जाता है। जी, जो चीज़ 2 साल पहले हालात थे, अब वो फर्क है, अब लोग हमें सुनते भी हैं, करते भी हैं, बिजनेस भी देते हैं, अब चेंज आ रहा है। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। सर, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के वॉल्यूम की बात की जाए, तो कितने लोग हैं जो जिनकी टीम को आप लेके चल रहे हैं? इसमें अगर एग्जैक्ट मैं डेफिनेटली इस तरह बता सकता हूँ, जैसे मेरी टेकीज प्राइवेट लिमिटेड है, उसमें तकरीबन ऑलमोस्ट 35 प्लस लोग हैं। जो हैरिस ऑटोमेशन है उसमें अराउंड आप कह सकती हैं कि 6 to 7 लोग हैं, क्योंकि हमारी डिफरेंट कोलेब्रेशन है यहाँ पे, तो 6 to 7 लोगों को मैं साथ लेके चल रहा होता हूँ फिलहाल तो हैरिस ऑटोमेशन में। और जो शारजा है वहाँ पे कोई 8 to 9 वहाँ पे मैंने किए मैं। जी। सर, इसमें ये है कि आपने जहाँ 35 के करीब भी बताया कि कुछ जगहों पे आपने इतने लोगों को एंगेज किया हुआ है, जो आपने पहली ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र किया, सर क्या जी। उसके भी जो सर्विसेज जो आप उसके थ्रू दे रहे हैं, जो चीजें आप प्रोवाइड कर रहे हैं, कि वो भी सेम है ऑटोमेशन के हवाले से ही है? नहीं, अब बिट डिफरेंट है, मशीन इंजीनियरिंग ही है, फील्ड वही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, वो स्पेसिफिक है एक मेंटेनेंस के हवाले। समझ लिया कि वो मेरी मेंटेनेंस कंपनी है, जिसके थ्रू मेरे पास इंजीनियर्स वही हैं, मेंटेनेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन हेयर ऑटोमेशन ज़्यादा डिज़ाइन पे काम करती है, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के ऊपर होती है, ये थोड़ी सी डिफरेंट है उस लिहाज से, लेकिन टीम सेपरेट है, उसकी टीम अलग है, इसकी टीम अलग है। सर, आप कभी ऐसा सोचते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्टिक्स पे काम कर रहे हैं, आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं, आप मैन पावर को जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि आप मतलब उसके साथ रिप्लेस करें? सर, आप क्या ऐसा ड्रीम करते हैं कि आप अपने ऑफिस में अकेले बैठे होंगे और आपके इर्द गिर्द रिपोर्ट्स जो है वो काम कर रहे होंगे? और अगर ऐसा नहीं, है मैं तो बिल्कुल ऐसा ही एग्जैक्टली इमेजिन करता। ऐसा करते हैं सर आप?
सर ये मैं आपको बताता हूँ उसकी एक बड़ी प्यारी चीज बताता हूँ। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, और जो जिन लोगों को जी जो जी लोग सुन रहे हैं जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो ये सोचेंगे कि ये शायद मिलके रोबोटिक्स को जो है वो डोमिनेट करना चाह रहे हैं। लेकिन मैंने वैसे पूछा कि आपको रोबोटिक्स में इतना नहीं इंटरेस्ट है बिल्कुल आप। ऐसा ही है। मैं आपको एक बड़ी प्यारी एग्जांपल देता हूँ असल जी जी। में क्या क्या है। मैंने ना डिफरेंट ये बड़ा ये ऐसा क्वेश्चन है, ये मुझसे ऑलमोस्ट एवरी फोरम, चाहे सेमिनार से लेके मैं कहीं किसी मीटअप में हूँ, चाहे मेरी कोई लाइव स्ट्रीम है, कुछ भी है, मुझे हर बंदे ने ये सवाल लाजमी किया है कि यार रोबोट्स आने से तो लोग जॉबलेस हो जाएंगे। बाकी वो जी सही सर। कह रहे हैं, लेकिन इसका एक बहुत अच्छा आंसर है। आंसर इसका ये है कि अगर आप देखें ना, अब जिन दुनिया ने, जिस मुल्क ने, जिस कौम ने डेवलपमेंट की इस चीज की, जिसने इसको डेवलप किया, रोबोट्स को ऑटोमेशन पे आई, क्या वो मुल्क क्या तबाह हो गए? इसका बहुत सिंपल सा है, आप जापान देख लें। मैंने जापान को कुछ स्टडी किया, जापानोलॉजी कुछ मैंने स्टडी करता हूँ पिछले दिनों, तो वहां पे इतनी मशीनरी है, इतनी ऑटोमेशन है। आप मतलब मैं डिफरेंट, चाहे वो उनके वो सिंपल से वो डिस्पेंसर्स हो, वो फूड डिस्पेंसर हो, कुछ भी उनकी ऐसी चीजें हो, उससे लेके उनके पास सब कुछ है। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने अपनी स्किल लेवल को बढ़ाया। मैंने भी आपको एग्जांपल दी ना थोड़ी देर पहले कि एक इंडस्ट्री ने एक बंदा इसलिए हायर किया हुआ है कि वो एक कॉटन की जगह से उठाएगा और 5 फुट दूर रख देगा। मतलब सिर्फ उसकी ये जॉब है, उसका स्किल लेवल अब क्या होगा। अब आप ये देखिए, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि हमें जरूरत है हमारे मुल्क में कि अपने स्किल लेवल को बढ़ाएं। जापान या जो बड़े मुल्क जिन्होंने ऑटोमेशन की हैं वो बेरोजगार नहीं हो गए, उनके लोगों ने इतना किया कि वो उस लेवल तक आए कि मशीनें खुद बना रहे हैं। मतलब वो नंबर अब वो दुनिया भर में बेच रहे हैं। बेसिकली वो मुल्क आगे बढ़ते हैं जितनी ज्यादा ऑटोमेशन में आप लेके आते हैं। आपकी जब स्किल लेवल आप बढ़ाएंगे अपने, असल में जरूरत है हमारे की कि अपने स्किल लेवल हम बढ़ाएं अपना। अगर हम स्किल लेवल नहीं बढ़ाना चाहते, यहीं पे रहना चाहते, हम तरक्की कैसे करेंगे? यही तो बिल्कुल सबसे सर। बड़ी बात है, और हम यही नहीं समझ पा रहे कि यार असल में ये जॉब्स कम नहीं हो रही हैं। बस आप अपनी मेहनत करें ना, आप आए इस तरफ आए, बहुत कुछ है अभी तक तो करने को। अब तो दुनिया को बहुत कुछ बेचना है, अगर हम आए इस तरफ तो हम क्यों नहीं कर सकते? रेवोल्यूशन है बिल्कुल पूरा ये। बिल्कुल बिल्कुल। वकार साहब इसमें मैं ये चीज ऐड करना चाहूंगी कि देखिए रिबोट जो बनेगा तो वो कहीं से बना बनाया तो नहीं आ जाएगा। ऑब्वियसली उसके अंदर डेफिनेटली कितना कुछ आपको इंस्टॉल करना डेफिनेटली। पड़ेगा, कितनी आपको उसमें उसके स्पेयर पार्ट्स चाहिए होंगे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कितने एक लोग। एग्जाम्पल देने दें, एक जी एग्जाम्पल जी। देने दें यहाँ पे, मतलब आप प्लीज ये गो प्रैक्टिकल है। मैं आप ही एग्जाम्पल, मैंने एक प्रोडक्ट बनाई थी यहाँ पे। वो पहले कहीं से कंपनी इंपोर्ट कर रही थी, फिर डेफिनेटली मैंने विन किया उस प्रोजेक्ट को कि यार मैं करके देता हूँ। आप यकीन माने उस प्रोजेक्ट की वजह से एक कॉमन लेथ बंदा जो आम बाजार में लेथ का, या जिसको आपने सुना होगा खराद का काम कर रहा होता है, उससे जी लेके कितने ही लोगों को कारोबार मिला। वो तो बाहर से प्रोडक्ट आ जाती, आके उनको डिलीवर हो जाती, फिट हो जाती, लेकिन हमने उस प्रोजेक्ट को जो विन किया, उस वजह से मैं बिल्कुल मैं कह रहा हूँ मार्केट में जो कॉमन लेथमैन बैठा हुआ है, उससे लेकर कितने ही स्टेप पे लोगों को काम मिला। मतलब इवन उसमें आप मशीन, उसमें जारी बात है मैंने चीजें यहीं से खरीदी, जो सेंसर्स थे, जो उसके पार्ट्स थे, मैं सब यहीं से खरीदे। एक प्रोजेक्ट ने कितने ही लोगों को रोजगार फराहम कर दी। अगर आप सोचें कि ये 1000 प्रोजेक्ट्स हों तो कितने ही ज्यादा लोगों को काम मिलेगा, जो सब कुछ यहाँ डेवलप हो। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि यार, और ये प्रैक्टिकली कर लिया मैंने। मतलब मैंने यहाँ पे किया, प्रोजेक्ट विन किया, डिजाइन किया, डेवलप किया, डिलीवर किया। क्लाइंट भी खुश है क्योंकि उसको सर्विसेज यहीं से मिल रही है, लोकल है, उसको किसी बाहर इंजीनियर को नहीं बुलाना पैसे बिल्कुल दे के। हम उनको फ्री सर्विसेज दे रहे हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसके अलावा डेफिनेटली सबको काम मिला, तो ये बहुत बड़ी चीज है, ये प्रैक्टिकली मैंने देख लिया। बिल्कुल। और इसमें सर सबसे बड़ी बात यह है कि हम इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। इंडिपेंडेंस इज अ डेफिनेटली ब्लेसिंग डेफिनेटली इन इटसेल्फ। बिल्कुल और उसके अलावा अगर कि बाद में प्रॉब्लम आ जाता है तो उसके लिए बिल्कुल आप कह रहे हैं कि इतना कॉस्टली जो है वो सर्विस चार्जेस जो है वो नहीं पड़ते, और आप इंडिपेंडेंटली उस चीज़ को करते हैं। और देखिए सर, जो रिपेयर के लिए जो इतने लोग इन्वॉल्व होंगे अंदर, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होंगे, वो सब भी तो वही लोग हैं ना जो जिनको रोजगार मिल एग्जैक्टली। रहा है। बिल्कुल आप ये चाह रहे इसकी हैं। बड़ी अच्छी एग्जांपल है, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, एक मूवी है, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री। चार्ली देखिए आपने? चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, नहीं सर। ओके। ये डिज्नी की मूवी, आई थिंक, मुझे याद नहीं है, शायद डिज्नी की है या ड्रीम वर्क्स की है, लेकिन मेरे ख्याल डिज्नी की है। तो उसमें उसमें यही थीम दिखाया गया, मतलब पूरी फिल्म में एक सीन दिखाया गया कि एक बंदा होता है, वो एक फैक्ट्री में उसकी जॉब होती है टूथपेस्ट के वो कैप लगा रहा होता है। तो वो उसका ये जॉब होती है, बस टूथपेस्ट आ रही है ट्यूब, उसने कैप लगा के आगे भेजते जाना ना। उस जी जी। ऑनर ने क्या किया, एक कैपिंग मशीन ले ली, यानी कि वो कैप अब खुद मशीन लगा, तो वो जो बंदा बेरोजगार हो गया। उस फिल्म में ये दिखाएगा कि वो बंदा जाके फिर वो स्किल लेकर आता है, वो चीज सीखता है, तो उसका बॉस उसको डबल सैलरी पे उसको हायर कर लेता है कि अब वो मशीन खराब हो तो ठीक तुमने करनी है। तो अब अमेजिंग। सिंपल एग्जांपल है।
जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। ये मैं इधर नेम इसका जो है वो शेयर कर रही हूँ ताकि हमारे व्यूअर्स अगर इसको देखना चाहें और इसको समझना चाहें इसके पीछे क्या थीम है तो वो इसको देख सकते हैं। जी जी, बिल्कुल सर, बहुत अमेजिंग है। सर आप अपने ड्रीम्स के बारे में कुछ बताइए, ये कोविड-19 की वजह से कितना आपका काम इफेक्ट हुआ है और आप कितने ज़्यादा डीमोटिवेटेड हुए हैं? मोटिवेशन की काम तो बातें बहुत होती इफेक्ट है, हम हुआ है। देखते हैं कि जी जी डीमोटिवेशन हुई है और अगर हुई है तो किस लेवल पे हुई है? जी बिल्कुल, डीमोटिवेशन होती है डेफिनेटली। फैक्ट्रीज बंद हैं, क्लाइंट से वो राब्ता नहीं हो रहा। जो प्रोजेक्ट्स हमने कोविड से पहले हमारे मेच्योर होने के करीब करीब थे, अब वो फैक्ट्रीज ही बंद हैं इस टाइम पे। तो एक अच्छा खासा हमारा वो चल रहा था कि हम पेस में थे कि हमने काम पकड़ना है, तो फिलहाल ठीक है वो शट डाउन है। लेकिन डिमोटिवेशन तो जिस तरह आप कह रही हैं होती है, लेकिन एक मोटिवेशन बहुत हुई है कि अब मुझे ये समझ आ रहा है कि यार, और मुझे अपना पूरा एक बिजनेस प्लान बनता हुआ नजर भी आ रहा है कि यार ऐसी इंडस्ट्रीज जो जिनके यहाँ नंबर ऑफ पीपल ज्यादा है, वो चाह रहे हैं कि नहीं यार हमारा काम चले, नंबर ऑफ मतलब मुझे ये कम लोगों से चल जाए, क्योंकि मेरी तो फैक्ट्री ही बंद हो गई है। एक एक इकोनॉमी साइकिल मेरा बंद हो गया, क्योंकि सिर्फ फैक्ट्री से वो बंदा नहीं, जो ऑनर होता है सब उसको मस्ता नहीं होता, उससे जितने रिलेटेड लोग होते हैं, जितनी बल्कि इवन आपका पूरा वो शोबा होता है, आपका जो भी होता है, वो सबके सब इफेक्ट होते हैं उसके साथ। तो ये डेफिनेटली मैं ये सोच रहा था कि यार ऐसे कौन कौन से सोल्यूशन मैं डिजाइन कर सकता हूँ और डेवलप कर सकता हूँ कि जो मैं ऐसे लोगों को, ऐसी इंडस्ट्रीज को ऑफर करूँ कि अगर आप ये लगा लेंगे तो आप घर बैठ के अपनी ये चीज चला सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल ये है कि एक मेरा क्लाइंट, अभी उस पर मैं काम कर रहा हूँ, उनके वो डिटर्जेंट बनाते हैं ना, डिटर्जेंट की जो डिश वॉश बनाते हैं, जी, लोकल यहाँ पे बना रहे हैं वो लोग। जी, तो उनका भी इशू यही था कि वो सब कुछ लिक्विड फिलिंग वगैरह सब कुछ मैनुअल कर रहे हैं, बंदे उनके लगे हुए हैं। अब उनके यहाँ मसला था, उनका आज के दिन से चल रही है कि एक मशीन ऐसी हो कि उनका एक बंदा खाली रॉ मटेरियल डाल दिया करे और एक बंदा खाली एम्प्टी बॉटल्स रख दिया करे, तो फिल्ड बॉटल उसको बाहर मिल जाएंगी। और उसको हम ये डिजाइन कर रहे थे कि एक एप्लीकेशन के ऊपर उसको डिटेल्स आती रहेंगी कि आपकी फैक्ट्री की प्रोडक्शन कितनी हो रही है। तो इस प्रोजेक्ट पर भी मैं काम कर रहा हूँ उसके ऊपर। तो 2-3 दिन में मैंने उनको कोड भी करना है कि यार हम ये कर सकते हैं। तो डेफिनेटली फिर ये मतलब एक डिमोटिवेशन तो हुई, लेकिन साथ में ये भी आ गया कि यार अच्छा ये भी तो हो सकता है। तो उसमें मैं आजकल यही काम कर रहा हूँ अपनी उस चीज को करने के लिए। सर मुझे तो ये कोविड के बाद के दिनों में ये रोबोटिक्स और फ्लाइंग कार्स और ये वो तो बहुत ऐसे लग रहा है कि ये बहुत जल्द ये चीज आने वाली है। नीड ऑफ टाइम तो हो जाएगी, ये बिल्कुल नीड ऐसा ऑफ ही है। टाइम है, क्योंकि देखिए सर अगर एक इंडस्ट्री में 30 के करीब लोग काम कर रहे हैं और वहां पे आप सोशल डिस्टेंसिंग को और इन सब चीजों को मद्देनजर रखें, तो आपकी कोशिश होगी कि 10 लोग काम करें, तो 10 लोग काम ऐसे ऐसे ही करेंगे जब अंदर हम मशीन्स को इन्वॉल्व करेंगे। ऐसे ही। सर और बिल्कुल इसमें यहाँ पे ये बात हम मेंशन करते जाएं कि सर ने जैसे कि जिक्र किया कि एक शख्स का अगर काम सिर्फ एक चीज उठा के दूसरे का रखना है तो ये कोई स्किल नहीं है, ये सिंपल एक ऐसे ही। लेबर है और वो सारा दिन उसी के अंदर है। तो अगर वो अपने आप को थोड़ा सा जो है किसी हुनर की तरफ ले जाता है तो ऑब्वियसली वो अच्छी सैलरी ले सकता है और उसकी वजह से ज्यादा वैल्यू ऐड हो सकती है। तो चेंज है उसको हमेशा हमें वेलकम कहना है, क्योंकि अगर हम चेंज के बारे में रिलेक्टेंट रहेंगे तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। इस वजह से बजाय इसके कि ये कहना कि अगर रोबोटिक्स या मशीन्स आ जाएंगी तो एक आम आदमी की पेट पे लात वाला हिसाब है, उसकी रोजी चली जाएगी, तो ऐसी बात नहीं है। हमें अभी से ही अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है और खुदारा अपने बच्चों को कुछ सिखाने की तरफ आए। बिल्कुल ये ना सोचें कि उनको जिस तरह की मतलब इस तरह की कोई लेबर वाली जॉब है तो वहां लग जाएंगे। ये मैं उस तबके की बात कर रही हूँ जो इस काम में इन्वॉल्व नजर आता है, क्योंकि ये एक हकीकत है, ये अब एक चेंज आना ही आना है। तो अभी से ही जो है बच्चे उनको एक ऐसी चीज सिखाने की कोशिश करें जो आउटडेटेड ना हो जल्दी। आप क्या कहते हैं वकास साहब इस बारे में? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं भी यही पॉइंट भी सोचा था कि देखें, अगर आप एक एक यूनिट एरिया में अगर हमारे यहाँ 1000 बंदे और 1000 में से सिर्फ अगर 50 लोग स्किल्ड हैं और 950 लोग अनस्किल्ड हैं, तो अगर आप कंपेयर कर लें इसी चीज को जापान या किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में, आप पैरामीटर ये रख लें कि एक यूनिट एरिया में कितने लोग स्किल्ड और अनस्किल्ड हैं, आपको रिजल्ट आ जाएगा आपके पास कि डेफिनेटली बहुत ज्यादा बड़ी रेशियो हमारे यहाँ है अनस्किल्ड लोगों की, जिनको स्किलफुल होना चाहिए। तो स्किलफुल होने का एक और फायदा भी है। अभी मैंने जैसे इंडस्ट्रीज की बात की, अब मैं से बात की ना कि यार अगर 30 में से 10 लोग ही काम करें, 20 फायदे, तो 20 फायदे तो नहीं हो रहे। अगर अपने स्किल बढ़ा लेते हैं तो एक इंडस्ट्री और लग सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगाने का मसला नहीं है। मसला लगाने का तो एक अलग टॉपिक होता है। इशू ये होता है कि लोग ही उस तरह के नहीं होते। बहुत सारी चीजें ईजी ही नहीं होती, एक्सपेंसिव बहुत होती हैं। अगर वही फैक्ट्री जब लेट्स से अगर वो $200 मिलियन में जाके लग रही है, अगर वही फैक्ट्री $100 मिलियन से $50 मिलियन में लग जाएगी तो इसमें ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे ना, डेफिनेटली। तो मैं उस विजन की तरफ जा रहा हूँ। आज मैं छोटी मशीन या नॉर्मल मशीन डिजाइन करते, लेकिन हमारा जो मेरा एक ड्रीम है जिसको आपने थोड़ी देर पहले पूछा, वो ये है कि मैं पूरी फैक्ट्री डिजाइन या डेवलप कर सकें, कंप्लीटली ऑटोमेटेड।
तो यही मेरा होगा कि मैं इस तरफ चलूँ। तो बहुत सारे लोग चाहिए इसके अंदर मुझे। जी, देखें बिल्कुल आप कह रहे हैं मुझे बहुत सारे लोग चाहिए, लेकिन वो लोग वो नहीं होंगे जो बगैर किसी स्किल के हों, अपनी कुछ स्किल्स डेवलप करें ताकि जब इस तरह का एक रेवोल्यूशन आए तो आप उसका एक हिस्सा बन सके, ना कि आप उसके खिलाफ खड़े हों और कहें कि ये हमारे साथ एक ज्यादती हो गई। ये चेंज तो आना है सर, बिल्कुल आना है। अगर हम नहीं करेंगे तो जिस तरह और रिसर्च और चीज़ों में दूसरे मुल्क हमसे आगे हैं और वो हम पे हुक्मरानी करते हैं, ज़रूरी नहीं कि हुक्मरानी के लिए कोई कौम आके आप पे मुसल्लत हो जाए। हुक्मरानी ये भी होती है कि कोई भी आपको जो इनोवेशन है, कोई भी रिसर्च है, कोई भी आपको इस तरह का जितना भी आपको मटेरियल या नई मशीनरी मिले वो आपको किसी और के आगे हाथ फैला के लेनी पड़े। तो प्लीज़ इस बारे में सोचिए और ये चेंज आना है, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो प्लीज़ इसका हिस्सा बनिए और कोशिश कीजिए कि हम उन मुल्कों में शुमार हो जाएं जो बहुत जल्द ऑटोमेशन की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। और इसमें हमें हमारे लिए एसेट हैं वकास साहब जैसे लोग जो इस वक्त इंटरनेशनली भी काम कर रहे हैं और वो वाली टेक्निक्स को पाकिस्तान में अप्लाई करना चाह रहे हैं। और कहीं वो थोड़े से हमें इस तरह भी नज़र आते हैं कि लोगों का ट्रेंड थोड़ा और होना चाहिए, उनको थोड़ा ज़्यादा स्किलफुल होना चाहिए। और जैसे कि उनका ड्रीम है जिसके लिए हमारी बहुत सी प्रेयर्स और विशेज़ हैं कि वो पूरी एक ऑटोमेटेड फैक्ट्री बनाएं, तो उसके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो आप में से जो चाहे वकास साहब के साथ रब्ता करें और उनसे पूछें कि उसके लिए क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। यहाँ भी मैं आपसे वकास यूसुफी साहब एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमें थोड़ा सा बताएं कि किस किस्म के स्किलफुल लोग होंगे जो उसमें एडजस्ट हो सकते हैं, जो उसमें काम कर सकते हैं, जिनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है अगर ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू होता है। चूंकि आप उसको ड्रीम कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इन स्किल्स के लोगों की ऐसी टीम की मुझे जरूरत है। प्लीज इसको मेंशन कीजिएगा। जो प्रोडक्शन फैक्ट्रीज होती है ना, स्पेशली यानी कि फूड रिलेटेड जो फैक्ट्रीज होती हैं, लेट्स से कोई भी बेवरेज ले लें, कुछ भी ले लें, आप यकीन माने कई तरह के उसमें शोबे इन्वॉल्व हो जाते हैं। इंजीनियरिंग के भी चाहिए हमें उसके अंदर लोग, बायो के भी चाहिए, डिफरेंट एग्रीकल्चर, फूड, मतलब बहुत सारी जगहों के में बहुत सारे स्किलफुल लोग चाहिए इसी चीज़ के लिए। एक इंडस्ट्री प्रोड्यूस करने के लिए अच्छे खासे लोग चाहिए होते हैं। अगर यही चीज़ कहीं बाहर से आएगी, जैसे मैं फैक्ट्री में देख रहा था कि उन्होंने सर्विसेज किसी बाहर की कंपनी से ली हुई थी और वहाँ के जो भी यानी कि थी इंग्लिश लोग थे या जर्मन थे, वो यहाँ बैठ के काम कर रहे थे। तो मैं वही सोचा था, मैंने कह रही हमारे लोग क्यों नहीं हो सकते। तो मेरा यही जहन था कि होना चाहिए। तो बिल्कुल जैसा आप कह रही हैं, इंजीनियर्स भी हैं उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, उसमें बायो के लोग भी इन्वॉल्व हैं, उसमें बहुत सारा मतलब डिपेंड करता है फैक्ट्री किस टाइप की, लेकिन बहुत सारी फील्ड्स होती हैं जिसके अंदर जब जब जिन सब लोगों को मिल सकता है इसके अंदर शेयर अपना। जी, बिल्कुल ऐसे है कि प्रोग्रेस जो है वो डेवलपमेंट जो है वो डिफरेंट लेयर्स और फोल्ड्स में है या डिफरेंट चैप्टर्स में है, आप कह सकते हैं। तो जो चैप्टर जिनके अंदर दूसरे लोग डोमिनेंट हो गए हैं ठीक है, लेकिन अब जो एक अगला एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, लेट्स डू समथिंग वेरी पॉजिटिव अबाउट दैट। और उसके अंदर हम कोशिश करें कि हमारा जो है वो कंट्रीब्यूशन भरपूर हो और हम दुनिया की उन कौमों में नुमाया नजर आएं जो इस फील्ड में अपना लोहा मनवाते हैं। और उसके लिए जिस तरह सर ने मेंशन किया कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज और डिफरेंट एक्सपर्टीज जो है वो इकट्ठी होंगी तो एक इस तरह का जो है वो मास्टरपीस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सर मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए, स्पेशली यूथ के लिए कोई इससे रिलेटेड कोई स्पेसिफिक मैसेज दें ताकि वो उनके लिए लाइफ चेंजिंग हो सके। इसमें डिफरेंट तरह के मैसेज हो सकते हैं वैसे तो, लेकिन मेरा एक वही होता है कि अपनी यानी अपने आप को ना स्किलफुल करें। स्किलफुल से मुराद ये थी कि अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें। कई चीज़ें उसमें होती हैं आपकी, आप देखें आप पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। मैंने उस दिन एक ग्रुप से मैसेज, ग्रुप स्टूडेंट्स का ग्रुप था, उनसे मेरा चल रहा था, तो मैं उनसे मेरा सवाल किया कि यार आप यूनिवर्सिटी क्यों जाते हैं, बेसिकली आप क्यों जाते हैं। उनका आंसर ये था कि हम ये पढ़ रहे हैं तो हम इससे ये जॉब हासिल कर लेंगे और ये हमारी सैलरी होगी। तो फिर वहाँ मुझे डाउट हुआ, क्योंकि मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था, यूनिवर्सिटी जा रहा था, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं कहाँ जॉब करूँगा या मैं जॉब भी इवन करूँगा। मैं ये भी नहीं सोचता था, बस जो पढ़ रहा होता था वो पढ़ रहा होता था, मुझे इतना पता था, एक पैशन से पढ़ रहा था। मुझे ये नहीं पता था कि उसके बाद मैं करना क्या है। मेरा ऐसा कोई विजन नहीं था।
कि एग्जैक्टली जी कहाँ सर, जॉब आप करनी है बेसिकली। बिल्कुल सर, आप कमाने के लिए नहीं पढ़ रहे थे, आप सीखने के लिए पढ़ रहे थे, और जी ऐसी पढ़ाई जो होती है वो बाद में आपके काम आती है। ये बिल्कुल वही वाली एग्जांपल जो थ्री इडियट्स मूवी है, हम लोग चूंकि जी बहुत इंडियन मूवीज के शौकीन है तो हम वो देखते हैं कि जब आप पढ़ें तो इंतहाई गहराई में जाके, डेप्थ में जाके पढ़ें, उसको, उस फेज को एंजॉय करें, और फिर जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो आपके पास इतना एक्सपोजर और इतना वो सब कुछ होता है कि आप अपना जो है एक मुकाम बना लेते हैं। सर इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, काइंडली हमें बता सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो इस एक स्पेसिफिक फील्ड के बारे में ऑथेंटिक आपको डिग्रीज प्रोवाइड करें या प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करें? बेस्ट इंस्टीट्यूशन रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के हवाले से आप उनको प्लीज अगर मेंशन कीजिए तो। इस वक्त असल में मैं यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो यूईटी अच्छा इंस्टीट्यूट है, जीआईके अच्छा इंस्टीट्यूट है, यूएमटी अच्छा इंस्टीट्यूट है, कराची में एनईडी है, फास्ट है। तो ये वो नाम है जिनको मैंने पर्सनली, जिनके लोगों से मिला हूँ, जिनको देखा है मैंने, जहाँ जिनके मैंने स्किल्स देखे हैं, काम देखा है, तो वाकई में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे अच्छा काम हो रहा है। कुछ कॉम्पिटिशन्स भी ऑर्गेनाइज होते हैं, मैं पार्टिसिपेट कर चुका हूँ एक दो के अंदर, जब मैं स्टूडेंट हुआ जी करता था, तो वो एक बहुत अच्छा उनका लेवल था। तो ये अच्छे इंस्टीट्यूट है जो आप, जब मैं जिनके नाम मैंने लिए, ये अच्छे इंस्टीट्यूट हैं यहाँ। जी, ये इंजीनियरिंग रोबोटिक्स ऑटोमेशन के हवाले से जी जी अच्छे जी इंस्टीट्यूशन जी। हैं। जी सर, वकास यूसुफी, मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और आपने हमें बहुत इतनी इंफॉर्मेटिव बातें बताई, और बिल्कुल मतलब आज का जो आप कह सकते हैं जो सेशन था ये बहुत इनोवेशन की तरफ जाने वाला है, एक थॉट प्रोवोकिंग चीज़ थी, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाली बात है, और सबसे बड़ी बात है ये चेंज के हवाले से। और चेंज हमेशा इंसान को मुश्किल लगता है, लेकिन जब चेंज आता है, जब पुराने पत्ते गिरते हैं तो नए निकलते हैं। अगर पुराने ही एग्जैक्ट रेजिस्ट करके खड़े रहेंगे तो अगलों की जगह नहीं बनेगी। तो हमें अपनी कुछ एग्जैक्ट पुरानी थॉट्स, पुरानी कुछ लर्निंग्स, पुरानी कुछ स्किल्स जो आउटडेटेड हो रही हैं उनसे जान छुड़वानी है, और हमें नई स्किल्स सीखनी है, हमें अपडेटेड रहना है। और मेरी दुआ है हम पाकिस्तान के लिए भी और हम सब लोगों के लिए कि हम लोग तरक्की करें, और वो जो एक स्टेगनेंसी एक सिचुएशन है कि हम रिलेक्टेंट हो जाते हैं, वो वाली चीज़ खत्म हो, और अब एक जो नया दौर शुरू हो रहा है उसमें हमारी हुक्मरानी नजर आए इन द फॉर्म ऑफ यू कैन से इनोवेशन और डिस्कवरीज और इन्वेंशंस के हवाले से। हमारी यूथ जो है ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इनमें, और मैं चाहूँगी कि ये पॉजिटिवली इसको यूज़ करें। और जो पेरेंट्स हैं उनसे खासतौर पे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जो एक स्पेसिफिक उन्होंने वो बनाया ना कि डॉक्टर बन जाएंगे, तो ये एक बड़ा एग्जैक्ट नाम पेशा है। बहुत सी और चीज़ें आ रही हैं, अपने बच्चों का जहन खुलने दें, खुद को मतलब वो डॉक्टर वाले हिसाब से निकालें। इंजीनियरिंग की तरफ भी अगर आते हैं तो उसमें बेशुमार जो है वो आगे फील्ड्स हैं, तो थोड़ा सा ये देखें कोई किसी भी शोबे का इंतखाब करते हुए कि उसके अंदर ग्रोथ के कितने चांसेस हैं। यही हम कोशिश कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म से भी वैल्यू ऐड करने की, कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें। जिन डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ में रिसर्च हो रही है, डिफरेंट लोग अपना लोहा मनवा रहे हैं, डिफरेंट लोग एक्सपर्टीज के साथ बैठे हुए हैं, उनका जो एक्सपर्ट ओपिनियन है हम वहाँ पे उनको इन्वाइट करके लोगों से शेयर करें, ताकि हमारे व्यूअर्स इससे कुछ सीख सकें। और इसमें तो मेन चीज ये है कि काम करें। जैसे देखें, जिस तरह कायदे आजम की अगर हम लोग बात करते हैं, अक्सर हम उनको डिस्कस तो करते हैं, लेकिन उनकी बड़े बेसिक बेसिक चीजें उनको हम डिस्कस नहीं कर रहे होते उस तरह से एलिबरेट। जैसे कायदे आजम का एक फरमान है, काम काम और बस काम। ये बहुत बड़ी चीज है। अगर आप इसकी इसकी आइडिया के अंदर चले जाए ना, उन्होंने क्यों कहा और कि क्या था इसके पीछे, जस्ट कोई एक उनका एक वो नहीं था कोई डायलॉग कि काम काम और बस काम। ये वाकई में अगर हम इस पर अमल करें, हम पढ़ते क्यों हैं हमें पता हो, और हम काम क्यों करें हमें पता हो, हम सीखें आगे काम करें, ये जरूरी है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। मतलब मैं जानता हूँ अपने कई दोस्तों को भी, कई चीजों को भी, जहाँ मुझे मसले नजर आते हैं, लेकिन वाकई में हम लैग कर रहे हैं, हम आगे नहीं बढ़ रहे, हम काम नहीं कर रहे। ये फर्क है, सर वो तो ये करना सर वो चाहिए। इसको इसको अगर लाइटर मोड पे लेके जाएं तो वो मल्टीफॉर्म का एक ऐड था, काम काम काम, दिन रात करें हम काम, जब काम से थक जाए खूब करें मैं फिर आराम। खूब तो करेंगे। लगता है अभी हम एग्जैक्टली, आराम की फेज में हैं, अभी आराम लेकिन कर रहे हैं। प्लीज तो सही। लेकिन वो ये इनके ऐड के ऊपर अमल ना कीजिए आप। वो कायदे आज़म की जो ओरिजिनल सेइंग है उसकी तरफ जाएं, काम काम और एग्जैक्टली। सिर्फ काम। जब ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होती हैं, जब मुल्क नहीं होते हैं, तो दिन और रात का फर्क रखे बगैर मेहनत करनी पड़ती है, फिर ये एक आप ये उसकी जड़ें प्रॉब्लम है, मजबूत कर सकते एक हैं। प्रॉब्लम और है हमारी कौम की। वो प्रॉब्लम ये है कि आपको पता है कि अगर एक सब्जी वाला है ना, लेट्स से फ्रूट वाला है, उसके अमरूद बिक रहे हैं, और
दूसरा सब्जी वाला या फ्रूट वाले का वो नहीं बिक रहा है, उसका सेब नहीं बिक रहा, वो भी अमरूद लगा लेता है, और आप देखेंगे फिर एक लाइन में सारे अमरूद वाले हो जाते हैं। बेसिकली हमारे यहाँ भी यही है कि जैसे एमबीए स्टार्ट हुआ, सबने एमबीए करना शुरू कर दिया। आपको पता ही है, कोई एक फील्ड जो हमारे यहाँ फेमस होती है, सारे के सारे उस तरफ दौड़ते हैं। ये नहीं सोच रहे कि बेसिकली वो सैचुरेट कर देते के छोड़ते हैं हम लोग। असल में कोई चीज हो, जब तक उसको हम सैचुरेट ना कर लें, हम उसको छोड़ते नहीं होते। हमें ये होता है कि यार हम ये कर लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। बेसिकली ये नहीं होना चाहिए। बंदा करे वो जिसका उसका करने का दिल करता है, जब वो करना चाहता है वाकई में, बंदा बस वो काम करे। 3 इडियट्स वैसे जो है ना, मेरी ग्रेजुएशन करने के बाद आई थी। अगर पहले ही होती तो मैं ज्यादा कुछ सीख लेता उससे, लेकिन आइडिया वही था जो उसमें सिखाया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक भेड़चाल शुरू हो जाती है, एक फील्ड जो नहीं आती है, सब लोग उस पर टूट पड़ते हैं, और फिर जब तक उसमें सैचुरेशन का पॉइंट नहीं आ जाता हम लोग उसका पीछा नहीं छोड़ते, और फिर ना खत्म होने वाले मसाइल आ जाते हैं। इतनी लॉट तैयार हो जाती है उस स्पेसिफिक फील्ड की कि उनकी एडजस्टमेंट के मसले आ जाते हैं, और फिर जब लोगों को जॉब नहीं मिलती तो वो कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं। ऐसी बात नहीं है, खुदारा बिल्कुल ऐसे ना कीजिए कि जो फैशन आया है वो आपने पहनना है। अगर लंबी कमीजों का फैशन है तो सब लंबी कमीजों में नजर आएंगे। अपने आप को देखें, आपको सूट क्या करता है, रंग वो पहने जो आपको सूट करता है। ये एक जनरल टिप्स है। तो हम अपनी पर्सनैलिटी के बारे में क्यों नहीं ऐसे सोचते, अपनी स्किल्स के बारे में ऐसे क्यों नहीं सोचते, जिसके ऊपर पूरी जिंदगी का इन्हिसार है। फील्ड्स को चूज करते हुए ये क्यों सोचते हैं कि दूसरे को डॉक्टर बन के अगर अच्छी जो है वो फी मिल रही है तो मुझे भी अच्छा होगा, मेरा भी महीने का जो है वो इतना लाखों में जाएगा। ऐसी बात नहीं है। ये देखिए आपके अंदर अल्लाह ताला ने क्या करने का हुनर रखा है, आपके अंदर क्या स्किल है, उसको बाहर निकालें, और जब वो आप उस अपने पर्पस को फाइंड करके चलते हैं तो फिर रास्ते खुद ही निकल आते हैं। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम को जो है वो इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं, और इस दुआ के साथ के वकार साहब जो हैं उनकी ऑटोमेटेड जो फैक्ट्री है वो हमें देखने का जल्द मौका मिले, और आप इसमें हमारी यूथ को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एंगेज करें। और आई विश के हम इस ब्रॉड माइंडेडनेस और ओपन हार्ट के साथ आने वाले चेंज को जो है वो वेलकम कहें। तो थैंक यू सो मच फॉर माय व्यूअर्स। थैंक यू सो मच वकार साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।